स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टी टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे अभी जो रेस काफ़ी हॉट हो गया है, न्यू ग्लेन वर्सेस स्टारशिप। 2025 में 2025 खत्म होने वाला है तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका स्पेस शटल बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मतलब कि स्पेस शटल का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लॉजिकल था, सिंपल था, बनाया जा सकता था, हो सकता था। लेकिन उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ब्रांच बोले कि नहीं हमको ये चाहिए, दूसरे ब्रांच बोले हमको ये चाहिए, कोई बोला हमको ये भी करना है। इतना सारा चीज़ पोत दी कि वो कचौड़ा गया और वो काम नहीं किया। मतलब कि आप ऐसा समझिए ये लोग चाँद पे आदमी को भेजे, सिर्फ एक बार एक्सीडेंट हुआ अपोलो 1 का, वो भी ग्राउंड पे रॉकेट में, मतलब कि रॉकेट में लोगों को रखे हैं उसमें कुछ नहीं हुआ। चाँद पे गए, आ गए वापस, कुछ नहीं हुआ। एक बार इंसिडेंट हुआ अपोलो 13 में, बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है इस पे, आप देख सकते हैं। मतलब मिशन कोलैप्स कर गया, यानी कि लैंड नहीं कर पाए चाँद पे, लेकिन वापस आ गए, लैंड कर गए। कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है? बल्ले-बल्ले। ये ऐसा सबका चल रहा है। स्पेस शटल बनाया गया और इतना फचांग था, ज़बरदस्ती का वो लोग अपने आप को बिलीव करा लिए कि ये मतलब मिलियन इन वन इसमें चांस है फेलियर का। इंजीनियर्स का था कि सर आप लकी रहे तो 100:1 है। यानी कि अगर आप इसे 200 बार उड़ाएँगे तो 2 बार तो फटेगा ही। एंड एग्ज़ैक्टली उतना ही हुआ। वो मतलब नहीं मतलब एक होता है कि अगर डिज़ाइन में आप लिमिट नहीं रखते, कंस्ट्रेंट नहीं रखते हैं, बहुत सारा चीज़ पोत देते हैं, काम करेगा बट वो एक होता है ना कि सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है। तो वो बहुत बुरी तरह से दिक्कत हो गया। अब रहा बात कि स्पेस शटल नहीं काम कर रहा है, ये अमेरिका को बहुत पहले पता चल गया। अब दिक्कत ये है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि ठीक है स्पेस शटल नहीं काम करेगा तो ठीक है अब हो गया। स्पेस शटल को रिटायर करना है, खासतौर पे सेकंड इंसिडेंट के बाद क्या करें? कोई आइडिया नहीं है। मतलब और यहाँ पे 3 लोग अलग-अलग लड़ रहे हैं। देश का यानी कि प्रेसिडेंट मान लीजिए, पब्लिक सेंटिमेंट मान लीजिए, वो कुछ और है। स्पेस के ये मतलब समझिए उस टाइम में स्पेस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कांग्रेस है, कांग्रेस का जनरली थोड़ा दूर तक का रहता है, तो उनका था कि नहीं कुछ तो होना चाहिए अपना। और फिर नासा जो है, ये दोनों के बीच में फँसा हुआ है कि एक पार्टी बोलता है जैसे मतलब प्रेसिडेंट बोल देगा ये करो, जैसे कि ओबामा बोलते हैं कि एसएलएस कैंसल करो, कांग्रेस बोलता है नहीं हम नहीं करने देंगे। तो एसएलएस नहीं था उस टाइम, उसका नाम था कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट। कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट को ओबामा कैंसल करता है, कांग्रेस उसी को लेके बोलता है कि नहीं, हम इसको नहीं कैंसल होने देंगे, उसको रीनेम कर दो, एसएलएस कर दो। तो ये समझिए ये हौच-पौच जो है बहुत बुरी तरह से लिम्बो में डाल दिया। मतलब कि स्पेस शटल रिटायर होने वाला है, इनको पता है, लेकिन कोई एक होता है ना कि सर हम ये करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बना। सब लोग बस गोल, 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 गोल घूमते रह गए। और उस टाइम में आप समझिए कि उस टाइम चाइना उतना आगे नहीं था कि कोई उतना सीरियसली ले भी कि चाइना कल को स्पेस में जा सकता है। तो हौच-पौच हो गया। अब रहा बात कि आईएसएस का रिटायरमेंट टाइम अब आ रहा है। यानी कि आईएसएस का एक्सपायरी डेट आ गया है, अब उसको त्यागना ही पड़ेगा। बोलेंगे आईएसएस क्यों डैमेज हो रहा है? पहली बात समझिए उसमें जितना भी चीज़ हिल-डुल रहा है, जितने भी पंप्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितना भी एक्सरसाइज़ मशीन है, जितनी बार आप डॉकिंग कर रहे हैं, अनडॉकिंग कर रहे हैं, थ्रस्टर फायर हो रहा है, वो सब उसमें फिज़िकल फटीग डालता है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, दशकों में हो जाएगा। दूसरा वो ठंडा-गरम बहुत होता है। छाँव में जाता है पूरा ठंडा होने लगता है और गर्मी में जाता है और ऐसा अगर आपके बिल्डिंग में भी होता है, लेकिन बिल्डिंग दिन में गर्म होती है, रात में ठंडा होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में गरम-ठंडा, 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 20-20 मिनट में गरम-ठंडा। तो वो बैंड बजा देता है। हर चीज़ मतलब लीक हमेशा करता है आईएसएस। लेकिन अब लीक रेट इतना हो रहा है कि भैया आधा से ज़्यादा मिशन आपका रीसप्लाई सिर्फ गैसेस रिफिल करने में जा रहा है। और मतलब कितनी बार प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कितनी बार एस्ट्रोनॉट काम कर रहे हैं और कितनी बार एस्ट्रोनॉट आईएसएस को रिपेयर कर रहे हैं। वो होता है, कोई भी चीज़ बहुत पुराना हो जाता है, एक पॉइंट के बाद सर अब इसमें रिपेयरिंग में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ना कि मतलब आउटपुट की जगह पे। तो वो हो गया, आईएसएस का रिटायरमेंट आ गया। अब रहा बात कि आईएसएस का रिटायरमेंट आया ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई सही आइडिया नहीं था कि हम क्या करेंगे इसके बाद। इनको था कि हम दोबारा आईएसएस नहीं बनाए, मतलब कि एक बेटर स्पेस स्टेशन वो नहीं बना। इनको कुछ बेटर चाहिए था। उस बेटर के चक्कर में ये लूज़ मोशन आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं लूनर गेटवे। और पहले इसका नाम था डीप स्पेस गेटवे, फिर बीच में नाम बदला गया, इसे लॉबजी कह दिया गया, फिर अभी लूनर गेटवे कह रहे हैं। पता नहीं फिर नाम शायद बदल दें। तो लॉजिक ये था कि आईएसएस जैसे बहुत सारे देश मिल बाँट के बनाए हैं, इस बार रशिया नहीं होगा उसमें, लेकिन बाकी सारे रहेंगे, जैसे कि आपका हो जाए नासा हो जाए, ईसा हो जाए, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाए, जैक्सा हो जाए, कैनेडियन स्पेस, ये सब लोग मिलके चाँद पे आईएसएस जैसा बनाएँगे। अब रहा बात कि यहीं पे सबसे इसी कारण से अमेरिका चाँद पे अभी तो दोबारा लैंड नहीं कर पाया है। ये आइडिया जो था कि आईएसएस रिटायर होगा, जब तक वो रिटायर हो मतलब कि खत्म हो, तब तक हम लोग इसको बना के रेडी कर देंगे। और ये नॉर्मल ऑर्बिट जैसा भी नहीं बना के, ठीक है सर, एक चीज़ है जो लो अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है, लो एनर्जी पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जा रहा है इस पे नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट ऑफ मून। और रहा बात कि ये ऑर्बिट इतना फचांग वाला है कि इसके लिए एक स्मॉल क्राफ्ट डालना पड़ रहा है,
इलेक्ट्रॉन रॉकेट पे से लॉन्च किया गया था कि टेस्ट करो कि एक्चुअली रख पाते हैं कि नहीं, इतना ऊट-पटांग वाला मतलब कि मेंटेनेंस चाहिए। आप ज़रूर वो ऑर्बिट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपका थ्रस्टर्स फायरिंग करता है, आयन इंजन सो ओरिएंटेशन मतलब बहुत ही सेंसिटिव ऑर्बिट है। तो रहा बात कि ये आइडिया बहुत बुरा है, क्यों? अगर आपका प्लान है कि चाँद पे लैंड करना है, तो चाँद पे स्पेस स्टेशन बनाना सबसे बुरा चीज़ है। ऐसा क्यों? आप धरती से निकले, लो अर्थ ऑर्बिट पे आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि आपके पास वहाँ रॉकेट्स जा सकते हैं। चाँद पे अगर आप कुछ करते हैं कि सर यार लो अर्थ ऑर्बिट से आया, वो सीधे अगर चाँद पे उतरता है या लो लूनर ऑर्बिट पे आता है, जैसे अपोलो किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जो ऊट-पटांग ऑर्बिट पे ऐसे बोल रहे हो कि हाँ, यहाँ से तुम मैच करो, डॉक करो, फिर अनडॉक करो, फिर चाँद पे लैंड करो, फिर टेक ऑफ करके फिर यहाँ डॉक करो, फिर वापस आओ, वो बर्बाद कर देता है। और रहा बात, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हर किसी को पता है। हर किसी को पता है सिवाय कांग्रेस को छोड़ के। हर किसी को पता है। किसको पता है? अपोलो के जितने एस्ट्रोनॉट जिंदा बचे हैं वो सब इस पे बार-बार क्लेम कर रहे हैं, सर अगर आपको चाँद पे लैंड करना है ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। फिज़िक्स को ये नहीं पसंद है कि आप रॉकेट मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में आपको तांडव करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लो अर्थ ऑर्बिट से सीधे चाँद के लो अर्थ ऑर्बिट पे आइए, चाँद के लूनर ऑर्बिट पे आइए। ज़बरदस्ती का उसको ये दूसरे ऑर्बिट पे डॉकिंग, अनडॉकिंग ये सब मत कीजिए। अपोलो में इसीलिए नहीं किया गया था ये सब चीज़, क्योंकि वो भी सोचे कि अच्छा ये होगा ऐसा कर दें। लेकिन लॉजिक वही है कि रॉकेट को नहीं पसंद है बार-बार ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करो। तो लॉजिक वही हो जाता है कि ये आइडिया जो डाल दिए, ये फिजिक्स लेवल पे बुरा है। आपका डेल्टा वी बहुत बड़ा होता है, फिजिक्स लेवल पे नहीं छेड़ सकते हैं। दूसरा, रेडिएशन ज़्यादा देता है एस्ट्रोनॉट को। अभी आईएसएस में एस्ट्रोनॉट जिंदा रहते हैं क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड के अंदर है। यहाँ पे वो बहुत बुरा है। वो बुरा है, क्यों बोले बुरा क्यों है? अगर वो चाँद पे रहते हैं, 50% कम डोज़िंग मिलेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1x डोज़ मिल रहा है, आपको चाँद के सरफेस पे हाफ एक्स मिलेगा। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक सेलेस्टियल स्फीयर है, हर तरफ से रेडिएशन आ रहा है। आपके पैर के नीचे क्या है? जब स्पेस शटल में कुछ नहीं है, वो स्टेशन में तो कुछ है ही नहीं, उतना और शील्डिंग आप डाल ही नहीं सकते हैं, जो उसका रेडिएशन को यूज़लेस कर दे। और रहा बात, एक बार आप मैग्नेटो शील्ड के बाहर चल गए, हाई एनर्जी पार्टिकल बूम बम ब्लीम करने लगता है। तो वो तो आपको पूरा एक्सपोज़र दे रहा है। अगर आप चाँद पे जाते तो एटलीस्ट चाँद आपके नीचे है। वो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म कर देता है। और हाँ, एक बार जो लॉन्ग टर्म का प्लान है कि एक बार बेस बन जाए, बेस को रूलर अर्थ में ढक दिया जाए, तो वो और कम कर देगा। जबरदस्ती का यहाँ पे आदमी को करके क्या मिलेगा? रेडिएशन डाल के क्या मिलेगा? मतलब और मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें आदमी गए तो तुरंत मर जाएँगे, ऐसा नहीं है, वो पिक्चर वाला नहीं है कि वो रेडिएशन खत्म, टैन, वैसा नहीं हुआ। लेकिन आप अननेसेसरी रिस्क पे डाल रहे हैं और वो भी साइंटिफिक है, छेड़ नहीं सकते। कितना भी रेडिएशन यहाँ हो, उससे आधा हो जाएगा अगर वो चाँद पे जाते हैं। तो ये आइडिया, और मैं बोल रहा हूँ ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी शायद कंप्लेन कर चुका है। अब तो शायद नहीं हुए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, बहुत पहले से लोग गांजा फूँक रहे हैं कि भैया हम ये बनाएँगे। ये सिर्फ़ कांग्रेस को पसंद आया, किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पसंद है, कि नासा को भी नहीं पसंद है, भैया ये क्या नौटंकी है। लेकिन वही था कि आईएसएस रिटायर करना है और दोबारा आईएसएस जैसा नहीं बनाना, मतलब आईएसएस मार्क 2 नहीं बनाना चाहते, ये कुछ नया बड़ा दिखाना चाहते हैं, उस चक्कर में ये बना दिया। तो वही है, और इस पे सब लोग अब फँस गए हैं, जिसमें आपका नासा है, ईसा है, जैक्सा है, सी है। अब सब देश आ गए हैं, तो सब एक देश दूसरे के पीछे पड़े हुए, अरे हम क्या छोड़ेंगे प्रोजेक्ट, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? तो समझ रहे हैं, ये उलझ गया है। कोई नहीं करना चाहता, लेकिन सब उलझ गए हैं कि भैया अब नासा नहीं पीछे जा सकता, ईसा क्या बोलेगा? ईसा पीछे नहीं जा सकता, नासा क्या बोलेगा? जैक्सा नहीं जा सकता, सी ऐसे क्या बोलेगा? सब ऐसे उलझ गए हैं। तो वही है। अगर आप अभी का टाइम यानी कि 2025 में जितने रॉकेट्स हैं, कोई भी रॉकेट ऐसा नहीं है जो चाँद का सरफेस पे जाके वापस आ सके। अपोलो जैसा भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में आप ये स्टॉपेज डाल दिए। ये पिट स्टॉप जो है आपको हटाना पड़ेगा, और इसीलिए चाइना के डिज़ाइन में पिट स्टॉप नौटंकी नहीं है। उनका प्लान था हमें चाँद पे जाना है। चाँद के ऊपर हुलू-लुलू करके हम क्या करेंगे? चाँद में जाना है, चाँद पे जाना है। चाँद पे जाओ। ये वहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाने का कोई मतलब नहीं। अब बोलेंगे कम्युनिकेशन, सर क्यूबसैट लॉन्च कर दो, सस्ते में निपट जाएगा। तो वही है। तो इसका सीधा बात है कि चाइना स्मोक नहीं कर रहा है और उनका गोल एकदम क्लियर है, हमें सरफेस पे लैंड करना है। सारे उनकी टेस्टिंग हो रही है, सरफेस पे लैंड करो, सारी चीज़ हो रही है, डॉकिंग करो, सब चीज़ सरफेस के हिसाब से चला रहे हैं। मतलब बेसिकली अपोलो वही किया। और रहा बात कि इसका पेनल्टी क्या पड़ा? इसका पेनल्टी ये बन गया है कि अभी के लिए चाइना बहुत स्पीड पे चल रहा है और चाइना का फ़ोकस जो है कि वो बेस बनाएँगे, स्टेशन नहीं बनाएँगे, बेस बनाएँगे, वो आगे चल रहे हैं। और आर्टेमिस जो है वो लिम्बो में फँस गया। क्यों? रॉकेट बोल रहे हैं ना, पहले रॉकेट था कुछ और, फिर उसे कैंसल किया गया ओबामा के द्वारा, फिर कोई और कुछ उसको ज़बरदस्ती बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर इसको बनाया, मतलब इतना हौच-पौच हो गया है कि गोल-मटोल हो गया है। अब रहा बात कि क्या नासा के पास कोई ऑप्शन है बचने का? हाँ, कमर्शियल स्टेशन सप्लाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट खोले हैं, रिसेंटली खोला गया है, वो है कि उनको ये भी समझ में आया ये नहीं कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये बनाया जा रहा था इस बात पे एसएलएस रेडी होगा। अगर आपको पता है एसएलएस खुद ही 10-15 साल बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, तो ये समझ में आ गया लोगों को ये नहीं होगा।
तो अभी नासा कोशिश कर रहा है, क्योंकि नासा का प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्टर्स बंद नहीं होने चाहिए। जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो स्पेस सूट बना रहे हैं, सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ए स्टेशन से दूसरे स्टेशन में चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद होगा तुरंत वो लोग इधर-उधर चले जाएँगे। बहुत सारे केसेज़ में देश छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बहुत सीरियस है कि इनको बंद नहीं करना है। आइए, इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं, कंटीन्यूअस चाहिए। तो कमर्शियल पे अभी ये पूरा खर्च कर रहा है कि धड़ा के कुछ तो बना दो तुरंत, इसीलिए एक्सियम पे भी मेहनत हो रहा है, 4-5 और कंपनी भी कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ तुरंत बना दो लो अर्थ ऑर्बिट पे, ताकि ब्रेक नहीं हो, क्योंकि लॉन्ची फेल हो चुका है, क्योंकि एसएलएस के भरोसे बनाया गया था, एसएलएस ही फेल हो चुका है। तो समझ रही है, ये एकदम हौच-पौच, इसीलिए चाइना आगे चल रहा है कि आराम से उन्हें पता है कि हमें चाँद जाना है, चाँद के सरफेस पे जाना है, नौटंकी नहीं करना है। ये नौटंकी बनाया गया था एसएलएस के हिसाब से, एसएलएस बनाया गया था कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से, मतलब समझे, कोई क्लीन चिट प्रोजेक्ट नहीं है कि सर हमने ये करना है, ऐसे करना है। तो ये धांधली बहुत सीरियस हो गया है। ये सारा स्पेस शटल का फेलियर के बाद से हुआ है। अब रहा बात करते हैं स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स हुआ क्यों? ये धांधली के चलते। तो स्पेसएक्स बनाया गया था इलॉन मस्क के द्वारा 14 मार्च 2002 को, थोड़ा उम्र हो चुका है। अब रहा बात फाल्कन 1, यानी कि 1 इंजन वाला जो वेरिएंट था, वो इन्होंने लॉन्च किया था 24 मार्च 06 को 2026 को 2024 है 2006 को, और चौथा ट्राई ये किए, तब जाके ये मतलब एक्चुअली ऑर्बिट पे पेलोड डिलीवर कर पाया। ये हुआ था सितंबर 2008 में। टाइम लगा था, 2 साल इनका लगा, और वो उनका आखिरी था, मतलब अगर वो भी फेल होता तो बजट ही खत्म हो चुका रहता। तो फाल्कन 1 था। फाल्कन 1 के बाद इनके पास प्लान था फाल्कन 5 बनाने का, वो कैंसल कर दिया और उसके बाद सीधे फाल्कन 9 में कूदे। फाल्कन 9 इन्होंने 4 तारीख छठे महीने में 2010 में लॉन्च किया, और ड्रैगन जो इनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, उस आईएसएस पे डॉकिंग किया गया है 22 मई 2012 को, और ये समझिए वो डेमो मिशन था। जो एक्चुअल रीसप्लाई मिशन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट खोला गया था, वो फर्स्ट कार्गो रीसप्लाई हुआ है अक्टूबर 2012 में, यानी कि 2012 में नासा के पास फाइनली एक चीज आया कि ठीक है, हम रीसप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए रशिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, उस टाइम इनके पास एक्चुअली 2-3 होने चाहिए थे। बहुत कंपनी ट्राई की थी वो कमर्शियल रीसप्लाई मिशन में, इंक्लूडिंग बोइंग, जो उनका तो क्राफ्ट लॉल हो गया है। तो एटलीस्ट स्पेसएक्स डिलीवरी करने लगा, तो ये हो गया नासा के पास, हमारे पास एक रास्ता है कि एटलीस्ट आईएसएस जो है, उसमें सामान तो हम भेज सकते हैं। आदमी अभी नहीं भेज सकते, लेकिन सामान भेज, ये 2012 में हो गया। ठीक है? अब रहा बात कि उसके बाद हुआ है फाल्कन हेवी का लॉन्च। पहली बार फाल्कन हेवी लॉन्च हुआ था मतलब 6 तारीख को फरवरी में 2018 में। हम थे उस टाइम बैंगलोर में, और याद है, हम देखे, लाइव स्ट्रीम देखे हैं उसका। उसमें ये रूस्टर रख के फेंके थे। वो पहली बार कॉन्सेप्ट हुआ, और पहली बार क्रू की ह्यूमन रेटेड सिस्टम जो है, क्रू मिशन हुआ है ड्रैगन का मई 2020 में। 2020 में नासा फाइनली वहां पे आ पाया कि सर हम स्पेस में लोगों को ले जा सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट ही सही, लेकिन ले जा सकते हैं, मतलब फाइनली इनका पंख वापस आया। और अभी तक ड्रीम लाइनर भी लटका हुआ है, स्टार लाइनर भी लटका हुआ है, भगवान भरोसे चल रहे हैं। अब रहा बात की, ये मैं एकदम क्लियर, फाल्कन 9 जो है बेस्ट रॉकेट है, डिस्कशन नहीं करा फाल्कन 9 का। फाल्कन 9 से पहले दुनिया थी और फाल्कन 9 के बाद दुनिया है, मतलब स्पेस इंडस्ट्री बदल गई। फाल्कन 9 इतना बड़ा डील है, जैसे कि कहा जाता है ना, आईफोन से पहले दुनिया थी और आईफोन के बाद दुनिया है, ये वही वाला बात था। और रहा बात की स्पेसएक्स बना कैसे, ये था कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस, जो नासा का कॉन्ट्रैक्ट था, उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रॉकेट बनाया गया था। तो रॉकेट का सारा डिज़ाइन आप पढ़िएगा कि अच्छा इतना पतला क्यों है, क्योंकि वो रोड से ले जाना चाहते थे। क्यों, मतलब सिंपल रोड से क्यों ना, पैसा नहीं था कि जेफ बेज़ोस जैसा बड़ा-बड़ा रॉकेट इधर-उधर करो, बहुत खर्चा होता है बड़ा रॉकेट इधर-उधर करने में। तो रहा बात सस्ते में करो। अब रहा बात कि रॉकेट में मतलब जो डिज़ाइन है, जैसे केरोसिन इंजन पे क्यों फोकस किया? क्योंकि टारगेट था लो अर्थ ऑर्बिट, ना कि हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्यों टारगेट था? आईएसएस पे रीसप्लाई करना था। कॉन्ट्रैक्ट सीधा था कि आईएसएस पे आप इतना टन ले जा सकते हैं कि नहीं। बाकी सारा चीज़ बाद में ऐड किया। जब ये रॉकेट बन गया, यानी कि आप समझ लीजिए 2012 तक में इनका हो गया कि सर हमारा रॉकेट है, काम हो जाएगा। धीरे-धीरे उसको रिफाइन करते गए। अगर आप पुराना देखिएगा फाल्कन 9, तो उसमें रेक्टेंगल ये स्क्वायर डिज़ाइन था इंजन का, मतलब कि ऐसे 3 बीच में 1 ठो। बाद में उसको ऑक्टोग्रिड किए, हेक्सागोन ऑक्टागोन जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो बाद में आया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसएक्स ने आइडिया लिया, प्रूफ करते गए स्टेप बाय स्टेप, और फिर जो रॉकेट रेडी है, मतलब क्योंकि उसका डिज़ाइन वही था, उसी को रिफाइन किया। चेंज नहीं किया। चेंज आप कह सकते हो कि फाल्कन हेवी चेंज है कि हाँ ठीक है, आपने 2 एक्स्ट्रा पोत दिया, लेकिन जो कोर डिज़ाइन है, वो सारा अभी भी वो फाल्कन 9 से ही कॉपी कर रहे हैं। स्टारशिप इकलौता है जो ये है, क्या बोलते हैं, ब्लैंक पेपर है कि ठीक है, वो गरीब स्पेसएक्स था, वो था कि नासा का ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहा था। अब एक ऐसा स्पेसएक्स है जिसके पास पैसा है। अब आप क्या करोगे?
अब आपके पास पैसा है, तो अब आप क्या करोगे? मतलब कहते हैं ना क्लीन शीट आप प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो अब आप क्या करें? तो वही है स्टारशिप। फाल्कन 9 पे किसी को कोई डिस्कशन नहीं है, फाल्कन 9 दी बेस्ट। लेकिन बाकी चीज़ पे दिक्कत हुई। अब फाल्कन 9 का डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है? वो वही समझिए कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस के लिए बनाया गया था। अब वो काम वो बखूबी कर लिया, डिले हुआ बट लाइक कंपेयर टू बोइंग तो डिलीवरी ही नहीं दे पाया, तो डिले का बात ही क्या करें? तो स्पेसएक्स बल्ले-बल्ले। अब आते हैं ब्लू ओरिजिन का। तो ब्लू ओरिजिन बनाया गया है गहरा पॉकेट का जिसका नाम है जेफ बेज़ोस। ये 8 सितंबर 2000 में बना है। ये 2 साल पहले इलॉन मस्क से बनाए हैं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा धीरे चले थे और धीरे क्यों चले थे? इनका टारगेट नहीं था वो नासा का रीसप्लाई मिशन कमर्शियल रीसप्लाई मिशन। इन्होंने न्यू शेपर्ड का जो पहला प्रोटोटाइप बनाया था गॉडार्ड करके, वो 13 नवंबर 2006 में पहली बार लॉन्च किया। वो मतलब सिर्फ ऐसे जाओ और आ जाओ, वो टेस्ट किया। और इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन सब ऑर्बिटल फ्लाइट 2021 में किया। टाइम लगा इनको, मतलब थोड़ा टाइम लगा। लेकिन हाँ, उसमें जेफ बेज़ोस खुद गया था। तो बॉस, भाई आप खुद गए, भैया मेरा रॉकेट है, हम जाएँगे इस पे। तो ये इन्होंने कर दिया। अब रहा बात यहाँ तक तो ठीक है, सब ऑर्बिटल है, टूरिज़्म है, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए बी-4 इंजन जो ये बना रहे थे अपने न्यू ग्लेन के लिए, वो बेचना भी शुरू किए। और न्यू ग्लेन जा चुका है अंतरिक्ष में, यानी कि ऑर्बिट पे 8 जनवरी 2024 को वल्कन से। वल्कन यूएलए खरीदता है। और ये फ़ायदा होगा कि अगर आप रैप्टर कंपेयर करते हैं वर्सेस ये इंजन को बीई-4 इंजन को, बीई-4 ऑर्बिट जा चुका है, रैप्टर अभी तक जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑर्बिट नहीं पहुँचा, यानी कि कोई भी पेलोड ऑर्बिट पे नहीं डाला है। ये हो गया। अब रहा बात कि ठीक है, इनका अपना भी रॉकेट डिज़ाइन था, उसका क्या हुआ? न्यू ग्लेन बहुत देरी के बाद फाइनली 16 जनवरी 2025 में, यानी कि इस साल के शुरुआत में लॉन्च हुआ। और रहा बात कि वो एक शॉट में ऑर्बिट पहुंच गया, यानी कि जैसे फाल्कन हेवी था। फाल्कन 9 भी आई एम प्रीटी श्योर है कि वो एक शॉट में ऑर्बिट पहुंचा है। सिर्फ स्टारशिप बार-बार फट रहा है, बाकी सारे लोग जनरली 3-4 में आप 3-4 टेस्टिंग ज़रूर करते हो, लेकिन ऑर्बिट जाने में जनरली दिक्कत नहीं होता, जब तक बहुत छोटी कंपनी नहीं हो। तो जनरली ये इन्होंने डिसीजन जो उनका था एक डेमो पेलोड था, वो डेमो पेलोड डिप्लॉय कर लिया, काम हो गया। फिर इन्होंने सेकंड लॉन्च किया और इस बार तो उसमें लैंडिंग कर दिया कि मतलब कि वो वापस लैंडिंग कर दिया, क्योंकि इनका भी वही था कि रीयूजेबल रॉकेट बनाएँगे, लैंडिंग करेंगे। इन्होंने लैंडिंग किया है 13 नवंबर 2025 कुछ दिन पहले। तो ये जनाब जी चल रहे हैं बहुत सीरियसली। और ये बड़ी बात है कि आपने एक हेवी लिफ्ट जो कि फाल्कन 9 से बड़ा है, भारी है, ज़्यादा टन टू लो अर्थ ऑर्बिट ले जा सकता है, 45 टन के आसपास है। अब वो उतनी बड़ी बात नहीं है। फेयरिंग बड़ा है, वो बहुत बड़ी बात है। इसका फेयरिंग बहुत बड़ा है फाल्कन 9 से। और आप कह सकते हो स्टारशिप का और बड़ा है, लेकिन स्टारशिप ऑर्बिट नहीं पहुँचा है, ये पहुँच गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं कि सर नासा ने इन्हें पैसा दिया कि सर हमारे 2 प्रोब को मार्स पे फेंको, ये हो गया। भूतकाल, हो गया, दी एंड हो गया। सर हमने बन लिया आपसे पैसा, हमने सामान रखा, लॉन्च कर दिया। तो ये इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात की वो जो फेयरिंग साइज़ है, ये स्पेसएक्स को भी पता है। स्पेसएक्स का भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत होता है कि इनका फेयरिंग बहुत छोटा है। वो बोले छोटा नहीं है फेयरिंग, फेयरिंग बनाया गया था री-सप्लाई मिशन के हिसाब से। इनको चेंज करना है उसको। तो वो चेंजिंग अभी तक हुआ नहीं है। ऑब्वियसली करेंगे क्यों? क्योंकि उनका था कि इस पे अब कितना ज़बरदस्ती का पुचाड़ा करें, शांति से एक फ्रेश रॉकेट बनाओ। तो फ्रेश रॉकेट क्या है? स्टारशिप। स्टारशिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फेयरिंग है। फेयरिंग का फ़ायदा होता है कि जब आप स्पेस स्टेशन लॉन्च करते हैं, उसमें वॉल्यूम होता है, खोखला होता है, क्योंकि वो एक ढोल है। तो उसमें जगह ज़्यादा चाहिए, मतलब आपको डायमीटर ज़्यादा चाहिए, ना कि टनेज। आप कम टन ही रखो, आराम से हो जाएगा। जैसे कि अगर जीएसएलवी मार्क 3 से आप लॉन्च करना चाहते हैं स्पेस स्टेशन, कर सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि सर डायमीटर बड़ा रखो। टन सर आप कम ही रखो, डायमीटर बड़ा रखो, क्योंकि स्पेस चाहिए अंदर। यू नीड लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस स्टेशन। तो उसके हिसाब से न्यू ग्लेन काफ़ी आगे चला। 45 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, 13 टन टू जियो स्टेशनरी, जो कि बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है? आप समझिए कि फाल्कन हेवी का हेवीएस्ट मतलब नॉन क्लासिफाइड पेलोड जो है, वो 7 टन के आसपास है। अरब सैटेलाइट का एक ठो था। 12 टन बहुत बड़ी बात होती है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका अपर स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है, यानी कि डेल्टा वी दबा के देता है। और इन्होंने कर दिया, मतलब कि ठीक है, हमने पहला किया, सक्सेसफुली ऑर्बिट हुआ, लैंडिंग नहीं हुआ। रॉकेट काम कर गया, बस लैंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने लॉन्च किया, लैंडिंग करा दिए कि सर टेक इट एंड गो, लैंडिंग कर दिए और ऑर्बिट भी कर दिए। सब चीज़ हो गया बल्ले-बल्ले, और ये हुआ है 13 नवंबर 2021। बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत अच्छा है कि ठीक है सर, हम लेट आए,
दुरुस्त आ रहे वाला सिस्टम पे। और रहा बात कि ये चला सिर्फ 2 चीज़ पे, क्योंकि जेफ बेज़ोस का पॉकेट है, दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मार्केट पे है। अब बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मार्केट पे क्यों है? क्योंकि जितना पैसा आपका इसमें है कमर्शियल रीसप्लाई मिशन में, उससे कहीं गुना ज़्यादा है अगर आप हेवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2000 के टाइम में, यानी कि अर्ली 2000s में, अगर आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किस रॉकेट को मिल रहा है, वो आर्यान को मिल रहा था। ऐसा क्यों? वो इकलौता था जो हेवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। यानी कि इंडिया को चाहिए कि सर हमें बड़ा टीवी सैटेलाइट लॉन्च करना है। किस पे कीजिएगा? एक ही था। अमेरिका को हमको बड़ा लॉन्च करना है। एक ही के पास है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्यों है इधर-उधर से? बात वही है कि आर्यन के जैसा ये फोकस कर रहे थे। इलॉन मस्क का था कि पैसा निकालो। जेफ बेज़ोस के साथ पैसा तो हम ही हैं। पैसा क्या बात करो, पैसा तो हम ही हैं और पैसा निकालो। तो उसके लिए वो उस पे टारगेट करे। पेनल्टी बहुत बिहाइंड शेड्यूल चले। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि सर हम आ रहे हैं। और अभी कहा जाता है कि ये थोड़ा सीरियस हो गए। अमेज़न छोड़ दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि अब हम इसी को देखते हैं, चमकते दिन भर वहीं रहते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो ये हो गया ब्लू ओरिजिन। बहुत बिहाइंड शेड्यूल चले हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया रिजल्ट है। अब रहा बात की हेवी लिफ्ट रॉकेट कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि नासा जो ट्रोल हो गया एसएलएस से। एसएलएस 10 साल बिहाइंड शेड्यूल है। एसएलएस का नेक्स्ट फ्लाइट 2026 के फरवरी या मार्च में होना चाहिए। और चाइना मूव फॉरवर्ड कर रहा है। मैं एकदम क्लियर हूँ, चाइना के पास ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी है। चाइना फजांग में नहीं फंसा है। अच्छा हम ये करेंगे तो क्या होगा? अच्छा हम वो करेंगे तो क्या होगा? अच्छा कांग्रेस लड़ाई करेगा तो क्या होगा? अरे प्रेसिडेंट काट देगा तो क्या होगा? ये करेगा तो ऐसा कैसे होगा? वो कुछ नहीं है। हमको सर ये करना है, काम खत्म, दी एंड। जैसे अपोलो के टाइम में यूएसए हमको जाना है चाँद पे, दी एंड। वो वाला स्पीड पे चाइना चल रहा है। अब रहा बात कि आर्टेमिस का कॉन्ट्रैक्ट जो है, एसएलएस जो है, वो डिलीवरी होने वाली नहीं है। एसएलएस 10 साल बिहाइंड शेड्यूल है, वो होना नहीं है। इसीलिए बोला लॉन्ची भी फँस गया है, एसएलएस भी फँस गया है, सब फँस गया है। और स्पेसएक्स के पास एक बेनिफिट आया कि ठीक है, अब उनके पास पैसा था, क्लीन सेट डिज़ाइन बनाए जिसे वो स्टारशिप कहते हैं। अब रहा बात कि प्रॉमिस तो इन्होंने बहुत किया। अगर आप लोग का याद होगा, तो प्रॉमिस करने में इलॉन मस्क बहुत आगे चलते हैं। जैसे कि रेड ड्रैगन नाम का एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो 2020 में मार्स पे लैंड कर रहे थे। अब रहा बात, आपको पता होगा 2020 में ये सिर्फ लोअर ऑर्बिट पहुंचे। मून तो छोड़ दीजिए, मार्स का तो सपना भी नहीं देखना था। उस फूकते हैं, भांज बहुत देते हैं। तो वही बात था कि प्रॉमिस बहुत कर दिया। प्रॉमिस कर दिया कि हम 300 टन इंटर प्लानिटरी ट्रांसपोर्ट से करेंगे। फिर उसको नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए। और अभी जो क्लेम था आर्टेमिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि सर हम पैसा उठा रहे हैं गवर्नमेंट से, वो था कि 100 टन या 150 टन आपको कर देंगे। तो पैसा ले लिए। और रहा बात कि रॉकेट का फंडिंग कैसे होगा? अगर आधा पैसा आपको आर्टेमिस दे रहा है, तो बचा हुआ आधा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है स्टारलिंक प्रोजेक्ट से। तो वही है। अब रहा बात कि एज ऑफ नाउ 2025 खत्म होने पे है। एज ऑफ नाउ कैसा लग रहा है? एज ऑफ नाउ नॉट लुकिंग गुड। क्यों? 11 बार में आप अभी तक ऑर्बिट पे पेलोड डिलीवर नहीं किया है। 4 में तो आपका फाल्कन 1 पहुंच गया था। 4th ट्राई में फाल्कन 1 ऑर्बिट पे डिलीवरी कर रहा था। और बोले नहीं टेस्टिंग है, टेस्टिंग नहीं होती है रॉकेट इतनी बार। बोले ना कोई नहीं है, एसएलएस नहीं है, एसएलएस 3rd में तो इंसान को ले जा रहा है। टेस्टिंग इतना नहीं होता है रॉकेट इंडस्ट्री में। और टेस्टिंग इतना आप करते जा रहे हैं। अगर आपका टेस्टिंग ये होता ना कि सर हमने पेलोड डिलीवरी कर दिया, जो कि ये फाल्कन 9 में किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप स्पेसएक्स को किसी और से मत कंपेयर, स्पेसएक्स को स्पेसएक्स से कंपेयर कीजिए कि आपने रॉकेट बनाया, रॉकेट पेलोड डिलीवरी किया, बूस्टर नहीं लैंड कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है सर। रॉकेट का काम है ऑर्बिट पे ले जाना, वो कर दो, लैंडिंग होता है बल्ले-बल्ले, नहीं होता है उसको दोबारा रिफाइन करो, तो वो एक्सपेक्टेड है। जैसे बोले ना ब्लू ओरिजिन को कोई नहीं जज करेगा कि भैया आपने बोला कि हमने रॉकेट बनाया, रॉकेट ऑर्बिट पे काम कर दिया, लैंडिंग फेल हो गया, ठीक है सर, पहला ट्राई था कोई बात नहीं है। पहला ट्राई में आप ऑर्बिट नहीं पहुंचते तो भी कोई लोग नहीं बोलता, आप पहला ऑर्बिट पे ही पहुंच गए, बल्ले-बल्ले। दूसरा में आपने लैंडिंग भी कर दिया और आपने ऑर्बिट पे मार्स पे डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो वो आपका स्वॉट क्लियर करता है, ठीक है। हाँ, क्या उस रॉकेट में और डेवलपमेंट होगा? ऑब्वियसली होगा। सेम जैसे फाल्कन 9 में था, फाल्कन 9 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 पे अभी रुके हुए हैं, वैसे ही इसमें भी होगा। ब्लू ओरिजिन भी बोल रहा है कि हम इंजन को थोड़ा हुई हुई करेंगे। तो 45 टन है, मे बी 45 टन ना बढ़े, लेकिन ये कर सकते हैं कि, और ये बढ़ेगा इसलिए नहीं कि स्ट्रक्चर जो है 45 टन के हिसाब से बनाएगा। आप इंजन को हुई हुई कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा टन नहीं डाल सकते, वो जी फोर्स उसको डैमेज कर देगा, मैक्स क्यू में जाएगा, लोड बढ़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली टनेज आप नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जियो स्टेशन से 13 टन ले जा रहे थे, वो 13 अब 15 टन हो जाएगा। मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। जितना आप दूरी बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट से आप आते हैं जियो स्टेशन, बहुत टनेज गायब हो जाता है। वहीं पे आप लूनर जाना चाहते हैं और टनेज गायब होता है। तो इंजन का थ्रस्ट बढ़ाने से वो सब में बेनिफिट होता है कि जैसे मान लीजिए 5 टन आप मून पे फेंक पाते हैं, वो 5 टन 6 टन हो जाता है। ओह! इंटरेस्टिंग। तो वो इसीलिए इंजन पे मेहनत कर, और हाँ, उनका पास भी एक नया डिज़ाइन पे काम चल रहा है, जिसमें वो इंजन का काउंट बढ़ा दे रहे हैं।
लेकिन वो हमको लगता है अभी बहुत टाइम लगेगा, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो वही हिसाब है कि आप कह रहे हो कि 100 टन आपने बोल दिया है लोअर ऑर्बिट में, ये क्लेम पे आपने आर्टेमिस से पैसा उठाया, लेकिन ये आपकी डिलीवरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क बोल रहा है, हमसे मत मिसाइल मारिए। 2023-2024 वेरिएंट था, जो इनका V1 था, 15 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। सर वो स्पेस फाल्कन 9 से नीचे है। फिर V2 35 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, जो आखिरी बार था। V3 अभी लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फट गया अभी। V3 1-2 दिन पहले फटा है। मतलब बूस्टर में टेस्टिंग कर रहे थे, बूस्टर फट गया। तो और V3 में ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 35 टन से 100 टन हो जाएँगे। अब रहा बात कि क्या इंजन इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आया है? नहीं। ऑब्वियसली V1 इंजन यहाँ था, V2 यहाँ था, V3 थोड़ा-सा ही बेटर है। हाँ, V3 में वज़न ज़रूर कम है, कि मतलब V3 का इंजन का वेट जो है, ये कह रहे हैं क्लेम कर लिए, काफ़ी घटा दिया है। अब रहा बात, मुझे उस पे भी डाउट है, क्योंकि अभी खुद ही क्लेम आ रहा है रूमर्स से कि V4 इंजन पे काम चल रहा है। यानी इनका एक भी इंजन मीट नहीं कर रहा है। जो ये एक्सपेक्टेशन रखे हैं वो मीट नहीं हो रहा है। मतलब क्यों नहीं मीट हो रहा है? डिज़ाइन कार्बन फाइबर पे था। उसको ज़बरदस्ती का आप स्टेनलेस स्टील पे पोत दिए हैं। स्टेनलेस स्टील बहुत भारी होता है। बोलेगा, बहुत लोग ऐसे लड़ते हैं कि स्टेनलेस स्टील इसलिए है कि री-एंट्री कर सके। सर, सबसे हाई स्पीड री-एंट्री धरती में जो हुआ है वो अपोलो का हुआ है। वो एल्यूमीनियम से बना था। स्पेस शटल का री-एंट्री हुआ है, एल्यूमीनियम से बना था। ड्रैगन कैप्सूल का री-एंट्री हुआ, एल्यूमीनियम से बना है। आपका सोयूज़ का री-एंट्री एल्यूमीनियम से बना है। ये ज़बरदस्ती का भांज देना कि हम स्टेनलेस स्टील करेंगे, सर वो भांज रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है, और आपका रॉकेट बार-बार फट-फट के बता रहा है कि नहीं होगा सर। कितना आप इंजन पे जोर डालोगे? क्या ये सॉल्व कर सकते हैं? मेबी बट चांसेस वही वही बोल रहे हैं ना, कि आप खुद सोचो, कोई अगर ये बोइंग करता कि सर हमने V1 बनाया, वो 15 टन है, लोग तुरंत कैंसल कर देते तो उन पे केस चल जाता। 35 टन, सर क्या है 35 टन क्या है? 100 टन क्लेम आप कर रहे हो, व्हिच अगेन आराम से मैं देख सकता हूँ कि वो भी ना मीट करें। मे बी 75 टन। तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब मैं स्पेस एक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरे को हटाइए, मैं स्पेस एक्स से कंपेयर कर रहा हूँ। आप भांज बहुत दे रहे हो, डिलीवरी नहीं दे रहे हो, और बस आपका रॉकेट फटते जा रहा है। अगर 11 टेस्ट हो गया, इसलिए सर आप 500 पीस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ऑर्बिट पे डिलीवरी नहीं करते। अभी तक तो आपने पेलोड का डोर भी नहीं सॉर्ट किया है। अब रहा बात न्यू ग्लेन के कंपेयर में, देखते हैं। न्यू ग्लेन बहुत लेट है, वो बहुत लेट चल रहा है, लेकिन उनको स्केल अप करना पड़ेगा कि चांद पे भारी मिशन करने के लिए। लेकिन थर्ड मिशन पे ये बोल्ड चल रहा है, थर्ड मिशन पे कि हम सीधे चांद पे ये डाल देंगे। अब रहा बात कि क्या ये बहुत सीरियस मिशन कर सकता है? नहीं। लेकिन क्या ये प्रूफ कर सकता है कि न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट काम कर सकता है, जिसके लिए बनाया गया है, जो फाल्कन हैवी नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि बोला फेयरिंग छोटा पड़ जाएगा। ये बना है उस काम को करने के लिए, ये कर सकता है। अगर ये हो जाता है, जो कि फरवरी में टारगेट पॉइंट है, फरवरी 2026 में, हमको नहीं लगता फरवरी में लॉन्च कर पाएंगे, लेकिन अगर मार्च में भी कर देते हैं एंड अगर ये लैंड कर जाता है बिना लुढ़ के, डिस्कशन खत्म हो जाता है दैट पॉइंट। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, फाल्कन हेवी, फाल्कन 9, ये सबसे नहीं कोई कंपेयर कर रहा है, स्टारशिप से कंपेयर है। स्टारशिप अभी तक ऑर्बिट पे सामान नहीं डाला है। ये महाशय जी अगर सही में लैंड कर दिए, क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए, चाइना से पहले चांद पे लैंड करो, चांद पे लैंड कर दिया, तो वही होता है। अब यहाँ पे हिसाब है कि टाइम इज ऑफ द एसेंस। मतलब यूएस गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ता, अरे हम 500 टन ले जाएंगे चांद पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको है कि सर हमें चाइना से पहले लैंड करना। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लियर, टाइम इज ऑफ द एसेंस। आप तुरंत कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, लेट एंड ग्रेट विल नॉट डू। मतलब कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, सर नहीं चलेगा, ये अर्जेंट है। मतलब होता है ना, जैसे हॉस्पिटल में कई बार काम, सर ये अर्जेंट है, अभी करो, बाकी चीज जाए तेल लेने, वो वही वाला बात चल रहा है। अब रहा बात कि नासा का क्या सिचुएशन। नासा का सिचुएशन है कि उसको लूनर गेटवे त्यागना है। कितना जूता चप्पल खाने के बाद त्यागते हैं वो अलग बात है, लेकिन त्यागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एसएलएस नहीं है। तो वो तो है। मे बी न्यू ग्लेन का जो नेक्स्ट वर्जन है, मे बी उस पे पोत पात के आप लॉन्च कर पाएंगे, मे बी, चांसेस कम है। और स्टारशिप तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो वही है। अभी तक तो दरवाजा भी नहीं बना कि फेयरिंग कैसे खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे, वही नहीं हुआ है। तो वो तो इनको करना है। अब रहा बात कि नासा ऐसा कैसे कर सकता है बिना ज़्यादा डैमेज के। अगर कमर्शियल स्टेशन जल्दी आ जाता है, यानी कमर्शियल स्टेशन 2030 से पहले कमर्शियल स्टेशन अगर 1-2 ठो हो जाते हैं, या एक भी वर्किंग स्टेशन हो जाता है, वो तब वो प्यार से हटा देंगे उसको। अब रहा बात, स्टारशिप को चाहिए पेलोड डिप्लॉयमेंट करना, चाहे स्टारलिंक ही करे, लेकिन स्टारलिंक डिप्लॉय करे। सर स्टारलिंक हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय करें, और उसके बाद ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग करना, यहीं पे वो मारे जाएंगे। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग क्लेम कर देना, हम 15 बार रिफ्यूल करेंगे, लाइक सर 22 बार रिफ्यूल करेंगे, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग आ रहा है। एंड इट्स लाइक अब आ रहा है कि एक ठो अलग शिप रहेगा जिसमें सिर्फ रिफ्यूल करेंगे, वो शिप लूनर स्टारशिप को रिफ्यूल करेगा। सर फूक ज़्यादा रहे हो। एंड इट्स लाइक मेरा तो उम्र है, हम देख रहे हैं आपको फूकते हुए, तो हम समझ जाते हैं कि इट्स लाइक फूक ज़्यादा लिए हैं। जैसे आप रेड ड्रैगन को लैंड करा रहे थे 2020 में मार्स में,
तो वही वाला रिफ्यूलिंग मतलब बेसिकली वो एसएलएस है कि अगर आप सही में रिफ्यूलिंग करके ये करने का सोच रहे हो, नहीं होगा। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज का काम मत निकालो और थर्ड स्टेज करो। अब रहा बात इलॉन मस्क, तो वो है ना कि हम रोड में छेद कर देंगे और उसमें हम गाड़ी चलाएँगे। लोग पूछते हैं, "सर आप अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क बनाएँगे?" "नहीं सर।" "आप अंडरग्राउंड मेट्रो बनाएँगे?" "नहीं सर।" "हम बोरिंग कंपनी बनाएँगे।" और लोग उसको भी खरीदने पे आ जाते हैं। तो इट्स लाइक आई गेट इट, वो कुछ भी बेचेगा लोग खरीद लेंगे। उसका कुछ हम नहीं कर सकते। हाइपरलूप का कितना लोग हमको गरियाए हैं 7 साल से, हम इट्स लाइक कहाँ है हाइपरलूप आपका? "अरे 2020 में हो जाएगा।" इट्स लाइक कहाँ है सर जी? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भांज बहुत दिए हैं कि हम सर लो अर्थ ऑर्बिट में ही इनका जान निकल रहा है एंड चाँद तक जाने के लिए रिफ्यूलिंग उतना आसान चीज़ नहीं है। और बाय द वे 11 टेस्ट हुआ है अभी तक। आपको चाहिए 30-40 के आस-पास चाहिए अगर आपको 15 पे भरोसेमंद तरीके से लॉन्च करना है। तो वही है और लूनर स्टारशिप का तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं चालू हुआ है। और न्यू ग्लेन को भी वही समझिए कि उनको ये लैंड सक्सेसफुली करना होगा तब जाके बात सीरियस है कि 2030 से पहले ये लैंड करा पाएँगे। तो हेवी लिफ्ट के कंडीशन में अमेरिका फँसा हुआ है। न्यू ग्लेन मे बी कर ले और फाल्कन हेवी का तो दिल्ली ही दूर है। अब रहा बात, ये मामला अर्जेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। ये स्पेसएक्स की तरफ से है। इन रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट कॉज़ वी हैव शेयर्ड एंड आर फॉर्मली असेसिंग अ सिम्प्लिफाइड मिशन आर्किटेक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन दैट विल वी बिलीव विल रिजल्ट फास्टर रिटर्न टू द मून व्हाइल सिमल्टेनियसली इंप्रूविंग क्रू सेफ्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पेसएक्स कह रहे हैं कि सर ठीक है, भांज ज़्यादा दिए हैं, थोड़ा ज़मीन पे आते हैं। तो हिसाब वही है कि स्टारशिप चाइना से पहले नहीं चाँद पे लैंड कर सकता है और देर होने का कोई बात नहीं है, प्रेस्टीज की बात है, जल्दी आना ज़रूरी है। तो वही है और चाइना ऑन ट्रैक है, मैं एकदम क्लियर हूँ। चाइना का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमको ये करना है काम खत्म, बाकी चीज़ जाए तेल लेने, तो वो कर लेंगे और उनका है कि टाइकोनॉट्स को चाँद पे उतार दिया जाएगा 2030s तक में। अगर कोई बहुत बड़ा रॉकेट का बूम बम ब्रीम ना हो, तो चांसेस है वो कर लेंगे। अब रहा बात कि यूएसए को चाहिए कोई चीज़ जो 2026 से 2029 के बीच में रेडी हो जाए। और यहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता, ये मैं समझा देना चाहता हूँ। बहुत लोग स्टारशिप बड़ा है, इट्स लाइक सर वो पहुँच नहीं रहा है टाइम पे, तो क्या करेंगे? जैसे होता है ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट है, आपको 4 घंटे ही मिलते हैं, एक बंदा से निकाल के आपको दूसरे में डालने में, जस्ट एज़ एग्ज़ाम्पल, वो 4 घंटे में ही निपटाना है। अब बोले नहीं सर उसके बाद ये कर सकते हैं, इट्स लाइक 4 के अंदर निपटाना है। यहाँ पे वही टाइमलाइन है, 2026 से 2029 के भीतर निपटाना है। तो इस टाइप और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, स्टारशिप आराम से भविष्य में ग्रेट हो सकता है, भविष्य में। लेकिन चांसेस उसका बहुत कम है, ज़ीरो है कि वो लूनर सरफेस पे इंसान को 2030 तक में उतार देगा। बहुत ही कम चांस है, बहुत ही जी कम चांस है। वो वही बोल रहे हैं, अगर रिफ्यूलिंग का नंबर आता है कि वो 5-6 से ज़्यादा है, आप ध्यान देना छोड़ दीजिए। 20 से ज़्यादा है, फूँकना शुरू कीजिए। वही है, हिसाब वही है कि 2030 तक में तो नहीं होना है। अब रहा बात कि स्पेसएक्स के पास जो टॉक्स चल रहा है, अभी की बात हो रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खोला गया कि सर आप तो डिलीवर ही नहीं कर सकते हो। तो वो टॉक्स देखिए उससे क्या होता है। कुछ नए डिज़ाइन्स के पीछे काम चल रहा है। अब रहा बात क्या ब्लू ओरिजिन पहुँच सकता है? नहीं, क्योंकि ब्लू ओरिजिन का भी दिक्कत वही है कि उनको केडेंस बढ़ाना पड़ेगा। 2 लॉन्च किए 1 साल में सर, हल्ला आप कर रहे थे 6 का, 2 में ही आपकी बोल गई। लेकिन हाँ, आपने दोनों किया और दोनों सक्सेसफुली डिलीवरी दिया, वो अच्छी बात है। वो दिखाता है कि थोड़ा तो आप में वज़न है एंड मेबी अगर आपका बाकी सारे इटरेशन, क्योंकि बाय द वे ये वही बूस्टर को रीलॉन्च करेंगे जिस पे लैंडिंग हुई है। वो लैंड करके इसको खोल नहीं रहे, उनको इतना भरोसा है उस पे कि भैया हम इसको लॉन्च करेंगे और इसको चाँद पे भेज देंगे। एंड अगेन वो काम कर गया तो इट्स लाइक डैम! रॉकेट लैब रॉकेट बूस्टर कैप्चर करता है तो उसको खोल-खाल के देखता है क्या हुआ। फाल्कन 9 जब लैंड हुआ था तो उसको रीलॉन्च नहीं किया था, उसको लेके खोल के देखे कि क्या हुआ। ये मारे अरे इसको भेजो वापस, क्या खोल-खाल के देखना है, हमको पता है अंदर क्या है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बात इसलिए कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं मीथेन। फाल्कन 9 यूज़ करता है आरपी-1 रॉकेट प्रोपेलेंट 1 यानी कि केरोसिन यानी कि गंदा। अब बोलेंगे केरोसिन गंदा क्यों है? केरोसिन उतना गंदा नहीं है, रॉकेट का एग्ज़ॉस्ट देखिएगा वो साफ़ है। उसमें जो प्री बर्नर है वो बहुत गंदा है, वो काला सुट्ट निकालता है, इसीलिए रॉकेट सादा लॉन्च होता है, बेचारा काला हो जाता है आते टाइम में और उसको रीहीट से कोई लेना देना और वहीं देखिए ब्लू ओरिजिन व्हाइट जाता है, व्हाइट आता है, चकाचक टाइट। तो उनका वही है कि मीथेन में उतना सुट्ट नहीं बनता है, तो गंदा नहीं होगा, प्लस क्लोज़ साइकिल इंजन है, गंदा नहीं होगा। तो वही देखिए अब फ्लेक्स कर रहे हैं, डिलीवरी कर पाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखिए और इनको लूनर रिफ्यूलिंग क्राफ्ट बनाना है ये। अब बोलेंगे इनको इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर मान लीजिए कि ब्लू ओरिजिन का V2 डिज़ाइन जो है, जिसमें वो ज़्यादा इंजन है, उसको भी ये ज़रूरत पड़ेगा क्यों? सब लोग पड़े हुए हैं कि भैया लूनर में आप वो पार्किंग करो। वो पार्किंग वाला नौटंकी जो है, खास तौर पे कि हम लूनर गेटवे पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसी के चलते इसकी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ़ एक लॉन्च है। ये फुल्ली फ्यूल्ड लॉन्च किया जाएगा और ये पार्क रहेगा और बस हो जाएगा। और इसका काम है चाँद पे जाना, चाँद पे रिफ्यूलिंग करना मतलब ऑर्बिट पे और ऑर्बिट से वापस लो अर्थ ऑर्बिट पे आना। लो अर्थ ऑर्बिट में से एक शॉट में रिफ्यूल किया जाएगा और उसमें इसीलिए ये शायद काम कर सकता है। लेकिन हाँ, 2030 तक में तो नहीं कर पाएगा। ट्वेंटी
अनलेस वो पहले से ही बना के रखे हुए हैं, बस रॉकेट लॉन्च करो, धड़-धड़ करके कर देंगे, चांसेस कम है। तो वही है। अब रहा बात कि ये रेस जो है बहुत क्लोज़ होने वाला है नासा के लिए, मतलब चांसेस बहुत कम है कि नासा सही से 2030 में कर ले लैंडिंग। बहुत टाइट होने वाला है। चाइना के पास क्लियर एडवांटेज है अभी के टाइम में। शॉर्ट टर्म में एकदम क्लियर, चाइना के पास एडवांटेज है शॉर्ट टर्म में। मतलब कि मैं 2035 कर देता हूँ, तब अमेरिका दोबारा चमकने लगेगा। मैं 2040 करने लगता हूँ, तब दोबारा अमेरिका चमकने लगेगा। क्योंकि ये बेसिकली एग्ज़ैक्टली यही हुआ था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बहुत सारा चीज़ फर्स्ट कर रहा था। अमेरिका पूरा पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था कि भैया हमको कंपनीज़ चाहिए, एक कंपनी नहीं, कंपनीज़ चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंपनीज़ चाहिए कि सर हम फ़ोन उठाएँ, 5-6 कंपनी आ जाए। तो वो तो अभी भी वही हो रहा है कि ब्लू ऑरिजिन एक बड़ी कंपनी है, रॉकेट लैब एक बड़ी कंपनी है, स्पेसएक्स एक बड़ी कंपनी है, फ़ोन उठाइए। अब यूएलए भी मेहनत कर रहा है। लॉजिक उनको वही है कि चाँद पे इनको चाहिए कि सर हमारा रेगुलर है। आप 1-2 मिशन कीजिए, भले आप पहले कर लीजिए, लेकिन हमारे पास एकदम ट्रेन पे ट्रेन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में चाइना के पास एडवांटेज है। अब रहा बात कि नासा के पास ग्रेट ऑप्शंस आ जाएँगे, लेकिन देखिए वो टाइम पे होता है कि नहीं। सारा बात है कि 2030 में हो पाता है कि नहीं। तो ये बेसिकली हम लोग अपोलो 2.0 रेस में आ गए हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, स्पेसएक्स भले स्टारशिप को कर लेगा, लेकिन अगर वो 2030 से पहले नहीं कर पाता है, आर्टेमिस कॉन्ट्रैक्ट फेल माना जाएगा। मतलब चाइना के लैंडिंग से पहले करना है, चाहे आप जो करना है करो, चाहे आप 10 ही टन भेजो काफ़ी है। लेकिन ये कि सर हम 500 टन ले जाएँगे, इसलिए सर पहले ले तो जाओ, अर्जेंट है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका हेवी लिफ्ट रॉकेट के पीछे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, न्यू ग्लेन और स्टारशिप का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।